वो एक बहुत घना जंगल था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक गाय बारिश की ठंडी बूंदों में भीग रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी एक मैना पक्षी उड़ती हुई वहां आकर बैठ गई और गाय की ओर देखकर बोली, चिंता मत करो, आधी रात होने का इंतजार करो। आधी रात होने से पहले मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तब तक किसी घने पेड़ का सहारा ढूंढ लो जिससे तुम बारिश से बच सको। गाय असहाय नजरों से इधर उधर देखने लगी और एक घने पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। मैना पक्षी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। धीरे धीरे रात का समय हो गया। आधी रात होते ही अगले ही पल मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों में एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। सुंदर राजकुमारी दौड़ती हुई गाय के पास आई। यहाँ पास ही एक गुफा है, वहाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ और सर्दी से बचने के लिए भी कुछ न कुछ देखती हूँ। राजकुमारी ने बड़ी प्रेम से गाय को उठाया। वो बारिश में भीगती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। राजकुमारी गाय को गुफा के अंदर ले गई और लकड़ियां जलाकर आग जलाई। कुछ ही देर में गुफा के अंदर गर्मी फैल गई। राजकुमारी नम आंखों से गाय की ओर देखने लगी। मैं कुछ फल लेकर आती हूँ। तभी गाय रोने लगी। लेकिन बाहर बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें बहुत ठंडी है। तुम अगर इंसानी रूप में इस बारिश में भीगोगी तो शायद बीमार पड़ जाओगी। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। तुम सुबह से भूखी हो और मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। इतना कहकर राजकुमारी गुफा से बाहर निकल गई। आखिर कौन थी ये गाय और कौन थी ये रहस्यमय मैना पक्षी जो रात में राजकुमारी में बदल गई? आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता था? हरियारपुर गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक सुबह आदित्य कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी उसकी बहन गौरी ने उसे आवाज दी, भैया, रसोई में अनाज खत्म होने की कगार पर है। शाम को लौटते समय कुछ अनाज लेते आना। ठीक है। इतना कहकर आदित्य जंगल की ओर चला गया और लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद उसने लकड़ियों का गठरा बनाया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आया। आदित्य, क्या हुआ? तुम लकड़ियां लेकर बाजार बेचने नहीं गए और यहाँ क्यों बैठे हो? मैं बहुत चिंता में हूँ। चिंता? कैसे चिंता? तुम तो जानते हो कि पिताजी जब जीवित थे तब उन्होंने हमारे गांव के साहूकार चौधरी से कुछ कर्ज लिया था, जो चुकाने से पहले ही वो संसार से चले गए। उसके बाद चौधरी ने उस कर्ज पर भारी ब्याज लगा दिया है। उस ब्याज को मैं आज तक चुका रहा हूँ। गौरी ने अनाज लाने को कहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। इसका तो केवल एक ही उपाय है आदित्य। आज जब साहूकार ब्याज लेने आए तो उसे कह देना कि तुम कल ब्याज चुका दोगे, लेकिन आज तुम्हें घर के लिए अनाज ले जाना है। आदित्य उसकी ओर देखने लगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर आदित्य लकड़ियों का गठरा सिर पर रखकर गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद आदित्य बाजार में लकड़ियां लिए बैठा था। तभी एक ग्राहक वहां आया। अरे आदित्य, ये लकड़ियां कितने की है? 10 सिक्के। ग्राहक ने तुरंत 10 सिक्के दिए और लकड़ियां लेकर चला गया। आदित्य घर जाने ही वाला था कि तभी साहूकार चौधरी वहां आ गया। आदित्य, हमेशा की तरह मैं समय पर आ गया। लाओ, ब्याज के 8 सिक्के मुझे दे दो। साहूकार जी, आज मैं तुम्हें सिक्के नहीं दे सकता। ये सुनकर साहूकार चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम आज सिक्के नहीं दे सकते? असल में मुझे आज घर पर अनाज लेकर जाना है। अगर मैं तुम्हें ये सिक्के दे दूंगा तो फिर मैं अनाज नहीं खरीद पाऊंगा। ये सुनकर साहूकार चौधरी ने आदित्य को गौर से देखा। फिर वो अचानक मुस्कुराया। अरे आदित्य,
मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। इतना कहकर साहूकार चौधरी ने कुछ सिक्के निकाले और आदित्य की ओर बढ़ा दिए। ये लो, मेरी तरफ से कुछ सिक्के और रख लो और 2 अनाज की बोरियां घर पर ले जाना। ये देखकर आदित्य चौंक गया। साहूकार जी, आज तुम्हें क्या हो गया? साहूकार चौधरी मुस्कुराया। बड़ी विचित्र बात है, जब अपना कर्ज सख्ती से वसूलो तब लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब अच्छाई का कोई कार्य करूं तब मुझे बड़ी विचित्र नजरों से देखते हैं। देखो आदित्य, ये सब छोड़ो, तुम अभी अनाज की बोरियां अपने घर ले जाओ, और हाँ, सुबह मेरी हवेली में आ जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर साहूकार चौधरी वहाँ से चला गया। आदित्य ने अनाज की 2 बोरियां खरीदी और अपने घर आ गया। घर पहुंचकर आदित्य ने सारी घटना अपनी बहन गौरी को बताई। ये सुनकर गौरी चौंक गई। ये तो रात में सूरज निकलने जैसी कहावत सच हो गई। साहूकार का मन इतना पिघल जाएगा, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। तुम सही कह रही हो, जरूर साहूकार के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। अगर उसके मन में कुछ नहीं होता तो वो सुबह अपनी हवेली मुझे नहीं बुलाता, और अब तो कल ही पता चलेगा कि आखिर अचानक वो राजा हरिश्चंद्र कैसे बन गया। अगली सुबह आदित्य साहूकार चौधरी की हवेली में पहुंचा। साहूकार चौधरी अपने नौकर बिल्ला के साथ बैठा था। आओ आदित्य, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना कहकर साहूकार चौधरी ने अपने नौकर बिल्ला से कहा, जो केशव नगर राज्य से मैं सबसे अच्छी मिठाई खरीद कर लाया था ना, वो आदित्य के सामने रखो। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। साहूकार, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इतनी जल्दी बदल कैसे सकते हो। अब जल्दी से इस रहस्य से पर्दा उठाओ। साहूकार चौधरी मुस्कुराया। तुम समझदार हो आदित्य, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने गौरी के लिए कोई अच्छा वर तलाशा या नहीं? ये सुनकर आदित्य निराश हो गया। तलाशने की कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मेरी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। समझ में नहीं आता कि मैं अपने बहन के लिए शादी के दहेज का इंतजाम कैसे करूं। साहूकार चौधरी मुस्कुराया। मैं तुम्हें एक ऐसा लड़का बताने के लिए तैयार हूँ जो सुंदर भी है और बहुत धनवान भी है। वो तुम्हारी बहन से शादी भी कर लेगा और उसे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। कौन है वो? साहूकार चौधरी मुस्कुराया। अरे तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। मैं तुम्हारी बहन गौरी को काफी समय से पसंद करता रहा हूँ और उसे विवाह करने की इच्छा भी रखता हूँ, और मैं तुमसे दहेज भी नहीं लूंगा, बल्कि उल्टा तुम्हें दहेज दूंगा। ये सुनकर आदित्य और अधिक क्रोधित हो गया। बस जमींदार बस, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। तुम्हें ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई? आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हें दे दूंगा? तुम उसके पिता की उम्र के हो। पिता की उम्र का हूँ, लेकिन मैंने शादी नहीं की। देखो आदित्य, मैं तुम्हारी बहन से प्रेम करता हूँ और तुमसे सीधी तरह से कह रहा हूँ कि अपनी बहन गौरी की शादी मुझसे कर दो, अन्यथा तुम जानते हो। ये सुनकर आदित्य और अधिक क्रोधित हो गया। अन्यथा तुम क्या कर लोगे? हाँ, यहाँ सवाल मेरा नहीं है, मेरी बहन का है। दोबारा मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचने का प्रयास भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर आदित्य क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। आदित्य के जाते ही साहूकार का नौकर बिल्ला हंसने लगा। आपको क्या लगता है आप आदित्य के सामने अपनी सोच जाहिर करेंगे और आदित्य खुश हो जाएगा? हैं? अरे वो सही कह रहा है, तुम उसकी बहन के पिता के उम्र के हो। ये सुनकर साहूकार चौधरी क्रोधित हो गया। बकवास बंद कर बिल्ला, मैं गौरी को पसंद करता हूँ। अगर गौरी मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मैं आदित्य को मजबूर कर दूंगा
इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद अपनी बहन की शादी मुझसे कर देगा। इतना कहकर साहूकार चौधरी गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। आदित्य क्रोधित अवस्था में अपने घर पहुँचा और सारी घटना अपनी बहन गौरी को बताई। तभी मैं कहूँ कि अचानक से वो कैसे सुधर गया। अगले ही दिन साहूकार चौधरी आदित्य के घर आ पहुँचा। आदित्य, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्ज लिया था, जो चुकाने से पहले ही वो संसार को अलविदा कह गए। अब उस कर्ज को तुम चुकाओगे। वो तो रोज उसकी ब्याज चुका रहा हूँ। अरे तब की बात अलग थी आदित्य, अब बात अलग है। अब मुझे पूरी रकम चाहिए, वो भी ब्याज सहित। या तो मुझे रकम दो या फिर उसके बदले तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं राजा सूरज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये सुनकर साहूकार चौधरी मुस्कुराने लगा। शौक से जाओ। इतना कहकर साहूकार चौधरी वहाँ से चला गया। आदित्य क्रोधित हो गया और उसी समय राजमहल चला गया। राज दरबार में राजा सूरज बैठे थे। महाराज, मैं हरियापुर गांव का रहने वाला हूँ और एक साधारण लकड़हारा हूँ। इतना कहकर आदित्य ने सारी घटना राजा सूरज को बता दी। तुम्हारे गांव का साहूकार तो बहुत ही बुरा है, तुम चिंता मत करो। हम उससे मिलने के लिए कल आएंगे और तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। ये सुनकर आदित्य खुश हो गया और वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर आदित्य ने सारी घटना अपनी बहन गौरी को बताई। अब महाराज साहूकार की अकल ठिकाने लगा देंगे। अगले दिन राजा सूरज अपने 2 सैनिकों के साथ साहूकार की हवेली जा पहुंचा। साहूकार चौधरी राजा सूरज को देखकर चौंक गया। तुम्हारी शिकायतें अब राजमहल तक आने लगी है साहूकार चौधरी। ये सुनकर साहूकार चौधरी मुस्कुराया। जानता हूँ कल आदित्य जरूर मेरी शिकायत लेकर आपके पास गया होगा, लेकिन उस मूर्ख को क्या पता कि आप और मैं वर्षों से कितने गहरे मित्र हैं। सही कहा मेरे दोस्त। चलो अब ये बात उस लकड़हारे को भी बता देते हैं। राजा सूरज और साहूकार चौधरी आदित्य के घर जा पहुँचे। आदित्य उन्हें साथ देखकर चौंक गया। मुझे देखकर चौंक गए आदित्य? दरअसल मैं और साहूकार बरसों पुराने मित्र हैं और मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ कि साहूकार तुम्हारी बहन को पसंद करता है तो सम्मान सहित अपनी बहन का विवाह उससे कर दो। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। महाराज, मुझे लगा था कि आप अपनी प्रजा की मदद करेंगे। जरूर करता, लेकिन मामला मेरे मित्र का है। कान खोलकर सुन लो। या तो 1 माह के अंदर साहूकार का पूरा कर्जा चुका देना, या फिर अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर की तलाश कर लेना। और अगर इन सारी मुसीबतों से बचना चाहते हो तो अपनी बहन का विवाह मेरे मित्र से करा देना। इतना कहकर राजा सूरज सैनिकों के साथ वहाँ से चले गए। आदित्य रोने लगा। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है भैया। काश मेरे पास इतना धन होता कि मैं साहूकार का कर्ज ब्याज सहित उसके मुंह पर मार देता। तब साहूकार और महाराज की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे इस तरह से अपमानित करके चले जाते। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जंगल की गहराई में जाऊंगा। मैंने सुना है जंगल की गहराई में बहुत कीमती और ऊंची गुणवत्ता वाली लकड़ियां मिलती हैं। मैं उन लकड़ियों को काटकर बाजार में अच्छे दामों पर बेचूंगा और 1 माह के अंदर साहूकार का कर्ज उसके मुंह पर मार दूंगा। अगले दिन आदित्य अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की गहराई में निकल गया। आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। चाहे कितनी भी मूसलाधार बारिश क्यों न हो, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदल सकते। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन का जीवन तबाह नहीं होने दूंगा। इतना कहकर आदित्य बारिश की परवाह किए बिना आगे बढ़ने लगा और चंदन के वृक्षों को
तलाशने लगा। तभी आदित्य की नजर एक गाय पर पड़ी जो उसे देख रही थी। वो गाय बहुत ही कमजोर अवस्था में थी। ये तो बीमार लग रही है, लेकिन ये यहाँ पर अकेली क्या कर रही है? तभी एक मैना पक्षी उड़ती हुई वहाँ आकर बैठ गई। इस जंगल की गहराई में तो कोई मनुष्य नहीं आता, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैना पक्षी को मनुष्य की तरह बात करते देखकर आदित्य चौंक गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो केवल तुम्हें सचेत करने के लिए कह रही थी कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर आदित्य का डर कम हो गया। कितना भी खतरनाक क्यों न हो, लेकिन मैं अपने काम को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम अंदर से बहुत परेशान हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो इस तरह से पूछ रही हो जैसे तुम कोई राजकुमारी हो। अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगा तो क्या तुम उसे दूर कर दोगी? क्या पता मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूं। आदित्य कुछ देर तक सोचता रहा। आदित्य ने अपनी सारी परेशानी मैना पक्षी को बता दी। मेरे पास एक उपाय है, तुम मुझे और इस गाय को अपने घर ले चलो, फिर तुम चमत्कार देखना। अगर कोई और मनुष्य होता तो शायद मैं उसकी सहायता करने से इनकार कर देती, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम हिम्मत नहीं हार रहे हो। जो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता वही जीतता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम किस तरह का चमत्कार कर सकती हो। तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। तुम मुझे और इस गाय को अपने घर ले चलो। बस इस गाय की सुरक्षा करना, ये बीमार है, इसका इलाज करना और अपनी माँ की तरह सेवा करना। मैं बस यही चाहती हूँ। आदित्य मैना पक्षी और गाय को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर आदित्य ने सारी घटना अपनी बहन गौरी को बताई। भैया, आपने इस मैना पक्षी पर विश्वास कैसे कर लिया? आदित्य शांत स्वर में बोला। मुझे मैना पक्षी की आंखों में सच्चाई नजर आई। तभी मैना पक्षी उड़ती हुई वहाँ आ गई। विश्वास करो, कुछ दिन बाद तुम्हारे दिल से डर निकल जाएगा। बस हम दोनों यहाँ हैं। इसका रहस्य बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विश्वास करो, हम दोनों भाई बहन किसी को नहीं बताएंगे। कुछ देर बाद आदित्य और गौरी मैना पक्षी से बातें करते करते सो गए। आधी रात के समय अचानक मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों में एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी के गले में बहुत कीमती हीरो का हार था। राजकुमारी ने अपनी उसी हार में से एक कीमती हीरा तोड़ा और आदित्य की चारपाई के नीचे रख दिया। सुबह होते ही राजकुमारी फिर से रंग बिरंगी किरणों में मैना पक्षी में परिवर्तित हो गई। अगली सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे एक हीरा रखा था। आदित्य ने तुरंत गौरी को जगाया। गौरी गौरी, उठो गौरी, देखो चमत्कार हो गया। मुझे चारपाई के नीचे हीरा मिला है। ये बहुत ही कीमती लग रहा है। ये देखकर गौरी खुश हो गई। इसका मतलब मैना पक्षी और ये गाय चमत्कारी है। आदित्य उस हीरे को बाजार में बेच आया और बहुत सारा धन लेकर घर लौटा। कुछ देर बाद आदित्य वैद्य के पास गया और गाय के लिए अच्छी जड़ी बूटी लेकर आया। वो प्रेम से गाय को जड़ी बूटियां खिलाने लगा। मैं तुम्हारा ख्याल अपनी माँ की तरह रखूंगा। तुम कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाओगी। अब इस गाय की जिम्मेदारी मेरी है भैया, मैं इसकी दिल से सेवा करूंगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। उस दिन के बाद आदित्य को रोज एक हीरा मिलने लगा।
आदित्य उन हीरो को बेचता गया और धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। एक दिन आदित्य जमींदार की हवेली पहुंचा। मुझे विश्वास था आदित्य कि तुम मेरी हवेली में जरूर आओगे। तुम मेरा कर्ज ब्याज सहित नहीं चुका पाओगे। ये सुनकर आदित्य ने बहुत सारा धन जमींदार के सामने फेंक दिया। ये लो जमींदार, मेरे पिता ने तुमसे जो कर्ज लिया था ये उसकी पूरी रकम है, और तुम्हारा जितना ब्याज था ना उससे अधिक तुम्हें दे रहा हूँ। और अब मेरे घर के चक्कर काटने का प्रयास मत करना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देखकर जमींदार चौंक गया। आखिर तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है जमींदार कि ये धन मेरे पास कहाँ से आया। तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, बस। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। जमींदार क्रोधित हो उठा। तभी वहाँ उसका नौकर बिल्ला आ गया। अरे जमींदार, वो लड़का तुमसे जीत गया। हाँ, और तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कहता था कभी किसी को कमजोर मत समझो। बकवास बंद कर बिल्ला, पता लगाने की कोशिश कर कि आदित्य इतना धन कहाँ से लाया। बिल्ला जमींदार का मजाक उड़ाते हुए बोला। लानत है तुम पर जमींदार, तुम्हारी मित्रता तो इस राज्य के राजा के साथ है, हाँ? और उसके बाद भी तुम आदित्य के घर पर चोरों की तरह नजर रखोगे, हाँ? ये सुनकर जमींदार और क्रोधित हो गया। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तू मेरा नौकर है या मेरा दुश्मन। दफा हो जा यहाँ से, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आज के बाद मेरी हवेली में दिखाई मत देना। बिल्ला हंसने लगा। अरे तुम्हारी नौकरी का कोई शौक भी नहीं है मुझे। अच्छा हुआ जो तुमने निकाल दिया, अरे नहीं तो मैं खुद ही छोड़ देता। हाँ। इतना कहकर बिल्ला वहाँ से चला गया। जमींदार गुस्से से भर गया और मन ही मन बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, गौरी से शादी मेरी ही होगी। आदित्य घर पहुंचा और सारी घटना अपनी बहन गौरी को बताई। ये सुनकर गौरी खुश हो गई। जमींदार का चेहरा तो देखने लायक रहा होगा भैया। हाँ हाँ, इतना कमजोर और घबराया हुआ मैंने जमींदार को पहले कभी नहीं देखा। कुछ देर बाद आदित्य वहीं सो गया। रात के समय अचानक आदित्य की आंख खुल गई। उसने देखा कि मैना पक्षी गाय के पास बैठी थी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी गाय के पास आई। माँ, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर गाय रोने लगी। ये दृश्य देखकर आदित्य चौंक गया। तभी राजकुमारी अपने हीरो के हार में से एक हीरा तोड़कर आदित्य की चारपाई की ओर बढ़ी। जैसे ही राजकुमारी पास पहुंची, आदित्य अचानक उठकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? राजकुमारी चौंक गई। तुम्हें मेरा रहस्य नहीं जानना चाहिए था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, अचानक मेरी आंखें खुल गई। लेकिन ये क्या है? तुम मैना पक्षी से अचानक राजकुमारी में बदल गई, और मैंने देखा कि तुम इस गाय को माँ कहकर बुला रही थी। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा रहस्य तुम्हें पता चल गया है। वैसे भी अब तुम्हारी मुसीबत दूर हो चुकी है। अब तुम धनवान हो गए हो। नहीं, तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। आखिर ये रहस्य क्या है? मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि सूरज की पहली किरण के साथ मैं मैना पक्षी में बदल जाती हूँ और आधी रात के बाद कुछ देर के लिए ही अपने असली रूप में आ पाती हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी और अपनी इस गाय की सच्चाई, जो कि मेरी माँ है, तुम्हें बता दूंगी तो मैं और मेरी माँ पत्थर के बन जाएंगे। समझ लो कि हम दोनों श्रापित हैं। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। तो क्या तुम दोनों श्राप से मुक्त नहीं हो सकते? हो सकता है, लेकिन उपाय बहुत कठिन है। मुझे बताओ, मैं कठिन से कठिन उपाय भी कर सकता हूँ। राजकुमारी ने आदित्य की ओर देखा। राजा सूरज अपने गले में हमेशा एक माला पहनता है। क्या तुम वो माला उसके गले से खींचकर यहाँ ला सकते हो? ये सुनकर
आदित्य चौंक गया। भला उस माला से तुम्हारे श्राप का क्या संबंध है? संबंध है, इसीलिए तो कह रही हूँ। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। मुझे किसी भी हालत में ये जानना है कि तुम दोनों कौन हो। इसके लिए मैं राजा सूरज के गले से माला खींचने के लिए भी तैयार हूँ। अगली सुबह आदित्य राजमहल पहुंचा। राजा सूरज ने आदित्य को देखा और मुस्कुराया। तुम आदित्य नाम के वही लकड़हारा हो ना, जिसकी बहन से मेरा मित्र साहूकार प्रेम करता है। आदित्य धीरे धीरे राजा सूरज के पास पहुंचा। अचानक उसने राजा सूरज के गले से माला खींच ली। राजा सूरज क्रोधित हो गया। ये क्या कर रहा है तू? मेरा माला वापस कर। लेकिन आदित्य दौड़ता हुआ राजमहल से बाहर निकल गया। राजगुरु सैनिकों के साथ आदित्य का पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते आदित्य हरियारपुर पहुंचा, जहां मैना पक्षी और गाय बैठी थी। मैं वो माला ले आया। ये देखकर मैना पक्षी चौंक गई। तुम वास्तव में ले आए? तभी राजा सूरज, राजगुरु और सैनिक वहां पहुंच गए। वो माला मेरे हवाले कर दो। नहीं, उस माला को तोड़ दो, सारा रहस्य खुलकर सामने आ जाएगा। आदित्य ने तुरंत माला तोड़ दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में मैना पक्षी राजकुमारी में परिवर्तित हो गई और गाय एक सुंदर बुजुर्ग स्त्री में बदल गई। ये देखकर राजगुरु चौंक गए। राजकुमारी चंद्रलेखा और आप राजमाता रुक्मणी? हाँ, और ये सब कुछ मंत्री सूरज की वजह से हुआ है। ये हमें जंगल ले गया और एक तांत्रिक की मदद से हमें श्रापित कर दिया। मुझे मैना पक्षी और मेरी माँ को गाय बना दिया। राजगुरु क्रोधित हो गए। तुम तो कह रहे थे कि राजकुमारी और राजमाता जंगल में किसी जानवर की शिकार बन गई। राजकुमारी चंद्रलेखा ने सैनिक की ओर देखा। देखते क्या हो, इस मंत्री को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने तुरंत सूरज को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी चंद्रलेखा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसके मित्र साहूकार चौधरी को भी पकड़कर यहाँ ले आओ। सैनिक तुरंत साहूकार चौधरी को पकड़कर ले आए। साहूकार चौधरी अपने मित्र सूरज को बंदी देखकर चौंक गया। आदित्य ने सारी घटना उसे बता दी। सूरज और साहूकार चौधरी को हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दिया गया। राजकुमारी चंद्रलेखा मुस्कुराती हुई आदित्य की ओर देखकर बोली, मेरे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे आदित्य। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी माँ श्राप से मुक्त हो सके। आदित्य मुस्कुराया। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी माँ राजमाता रुक्मणी और राजगुरु के साथ वहां से चली गई। उस दिन ये साबित हो गया कि सच्चे दिल से की गई सेवा और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाते। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो किस्मत भी उसके साथ चमत्कार बनकर खड़ी हो जाती है।